हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 30 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बेनिफिट्स ऑफ सेरो सर्वे? फर्स्ट, डिटरमाइनिंग बर्डन ऑफ इन्फेक्शन एट कम्युनिटी लेवल। सेकेंड, रोल ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस इन ट्रांसमिशन। थर्ड, टू चेक कम्युनिटी स्प्रेड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों बेनिफिट्स जो है वो करेक्ट है। सेरो सर्वे के बारे में ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। सेरो सर्वे के अंदर क्या होता है, मान लो अ पर्सन नेम्ड एज ए, ये पर्सन जो है उसके अंदर ये सेरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज जो है उसे डिटेक्ट किया जाता है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस वायरस जो है उससे लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बननी चाहिए, तो ये एंटीबॉडीज जो है वो डिटेक्ट करता है। अगर मान लो कि किसी पर्सन के अंदर ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है, दैट मीन्स कि इन द पास्ट द पर्सन वाज इन्फेक्टेड विद दिस इन्फेक्शियस वायरस, राइट। तो ये सेरोलॉजिकल सर्वे जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि कम्युनिटी लेवल पे डिसीज बर्डन कितना था ये भी चेक कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर डिसीज कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हुआ है या नहीं इसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इन करंट सिचुएशन इन कोविड-19 काफी सारे पेशेंट्स जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब इनके ऊपर सिम्टम्स जो है वो देखे नहीं जाते। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट करने के लिए ये सेरो सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है, दैट मीन्स द पर्सन वाज प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद द वायरस। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस के डेटा भी इस सर्वे की वजह से हमें मिल सकता है। सो ये भी एक बेनिफिट है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो आईसीएमआर ने फिर से नेशन वाइड सेरो सर्वे किया है और उसके अंदर से ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन इंडियंस मे हैव बीन एक्सपोज टू वायरस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about 73rd Constitutional Amendment Act 1992? First, it added Part 9 and Schedule 12th in the Constitution. Second, it has given practical shape to one of the provisions of Part 4 of the Constitution. Third, it has brought Panchayati Raj institutions under the justiciable part of Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट एडेड पार्ट 9 ये करेक्ट है, बट ये शेड्यूल 12 नहीं है, इट एडेड शेड्यूल 11th इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। शेड्यूल 12 जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ऐड हुआ है, राइट। तो शेड्यूल 11th जो है इट डील्स विद द पावर्स गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। पार्ट 4 कौन से पार्ट से डील करता है? इट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो आर्टिकल 40 है उसके अंदर ये लिखा है कि द स्टेट शैल प्रमोट द पंचायती राज सिस्टम इन इट्स कंपोनेंट्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को प्रैक्टिकल शेप कहां से मिला? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जब ये एक्ट बनाया गया उससे पहले इंडिया में पंचायती राज नहीं था। द पंचायती राज सिस्टम वाज देयर, बट इट वाज नॉट जस्टिशिएबल। जब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐड करते हैं, दैट मीन्स इट कैन बी जस्टिफाइड बाय द जुडिशियरी। So after enacting this amendment act, the state government will now necessarily have to enact and will have to create पंचायती राज system in their states। मतलब कि अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग रहेगा कि उनको अपने स्टेट के अंदर ये पंचायती राज सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। राजस्थान के अंदर अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन बी
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन सी बैटल ऑफ प्लासी एंड ऑप्शन डी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। इन 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उस टाइम पे इंडिया में लोदी डायनेस्टी चल रही थी, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके अंदर बाबर जो है वो ये बैटल जीत गए थे एंड दिस लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि फाउंडेशन का मतलब कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था। फाउंडर बाबर था। वो कब आया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू वो इंडिया में एंटर हुआ था। सो वेरी सून ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड ही ऑर्डर्ड हिज सन हुमायूं टू कैप्चर आगरा। So first battle of Panipat laid the foundation stone of Mughal Empire in India. बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन का केस जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोपहर में वर्डिक्ट दे दिया है कि जितने भी आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो एक ये भी एंगल आपको देखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। तो उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a region specific preventive detention law? Option A National Security Act, option B Public Safety Act, option C Unlawful Activities Prevention Act and option D Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी Public Safety Act. It was enacted in 1978 for the specific state of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेसिफिकली जो पर्सन्स है, इट द एक्ट ऑथोराइजेस द गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन कि अगर उनके ऊपर शक है कि वो देश की सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के खिलाफ कोई एक्टिविटी चला रहे हैं, तो ऐसे आरोप के अंदर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन कर सकते हैं। सो बाकी के 3 लॉ जो है वो नेशनल लेवल के लॉ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इट इज सिमिलर टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बट इट इज ओनली इनेक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले स्टेट था अभी यूनियन टेरिटरी है। सो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर वहां के जो फॉर्मर सीएम है महबूबा मुफ्ती, उनको काफी टाइम से डिटेंशन में रखा गया है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको अब कितने टाइम तक डिटेंशन में आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1, एन्यूमरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Second, the current distribution of legislative powers between center and state in India completely follows Government of India Act 1935. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात करें तो अगर हम यूएस गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्हीं के पावर्स एन्यूमरेट किए गए हैं। मतलब कि वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास कौन से लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और जो रेसिड्यूअरी मतलब बाकी के जो पावर्स है दे आर वेस्टेड विद द स्टेट्स। सो इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव पावर्स आर मेंशन एंड रेसिड्यूअरी पावर्स आर गिवन टू द स्टेट्स। इन इंडिया आप सभी को पता है कि देर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से स्फीयर्स के ऊपर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स भी एन्यूमरेटेड है, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं ये भी मेंशन किया हुआ है। सो इट इज डिफरेंट देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड इनकरेक्ट है बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 3 लिस्ट थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये भी सिमिलर है
अभी की सिस्टम से। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो रेसिड्यूअरी पावर्स है वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे, और अभी आपको पता है कि रेसिड्यूअरी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, राइट। तो इस वजह से ये रेसिड्यूअरी पावर का जो प्रोविजन है वो अलग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और यहाँ पे एक वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, दैट इज द कंप्लीटली। तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है, आप सभी को पता है कि ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स से आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑल है, ओनली है, कंप्लीटली है, फुल्ली फॉलोज। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो है उसकी वजह से स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकता है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज ए, वन ओनली। सो अभी सेंटर स्टेट के बीच में ये कंफ्लिक्ट चल रहा है। आप सभी को पता है कि फार्म बिल्स को लेके ये कंफ्लिक्ट चल रहा है। मेन उनका इश्यू ये है कि दी ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव टू कंसल्ट द स्टेट्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। Question number 6. Which of the following statement is or are correct about Forest Rights Act? First, it deals with the rights of only specific communities over land and other resources. Second, marginal and forest communities are vested their forest rights under this act by the concerned state governments. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ओनली स्पेसिफिक कम्युनिटीज ये करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो मार्जिनल एंड ट्राइबल कम्युनिटी है ऐसी ही कम्युनिटी को ये फॉरेस्ट लैंड एंड अदर रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स देती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया था 2006 में। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो कम्युनिटी है जिनको फॉरेस्ट राइट मिलते हैं इट इज डन थ्रू द लोकल गवर्नमेंट, especially ग्राम सभा, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो ग्राम सभा जो है वो इस कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट देती है, और यहाँ पे क्या लिखा है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये राइट्स दिए जाते हैं। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका रोल सिर्फ इतना रहता है कि वो इसके ऊपर रेगुलेशन करेंगे और इसका एनफोर्समेंट ठीक से होता है या नहीं वही सिर्फ देखेंगे, राइट। सो इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। बेसिक पावर किसके पास है, ग्राम सभा के पास। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने स्टेट के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसे अमेंड किया है, बिकॉज आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां के जो ट्राइबल्स है उनको ये राइट दिया है कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास वो अपना घर बना सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको घर बनाने के लिए ट्राइबल एरिया मतलब कि फॉरेस्ट एरिया से बाहर माइग्रेट ना होना पड़े। सो ट्राइबल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement is or are correct about biodiversity hotspots? First, it must contain maximum 30% of its original habitat. Second, the highest biodiversity hotspot of the world is located in India. Third, there are 3 biodiversity hotspots in India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर किसी एरिया को डिक्लेयर करना है तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि एटलीस्ट देयर शुड बी 1500 वास्कुलर प्लांट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में एटलीस्ट 1500 वास्कुलर प्लांट्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे जो दी गई है वो है कि मैक्सिमम 30% ऑफ ओरिजिनल हैबिटाट जो है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि जो ओरिजिनल हैबिटाट मतलब कि वो रीजन जब ओरिजिनली उसका जो मेन रीजन था उसमें से ऑलमोस्ट 70% हैबिटाट जो है वो लॉस हो चुकी है। मतलब कि ये स्टेटस कौन सा हुआ, इट इज द थ्रेटन्ड स्टेटस एज पर दी IUCN क्लासिफिकेशन। सो अगर वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता है देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
सेकंड जो है वो करेक्ट है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? दी हिमालयास। हाईएस्ट मतलब यहाँ पे अल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो हिमालयास जो है दे आर प्रेजेंट इन द इंडिया, तो करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज देर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो कौन से 4 है? फर्स्ट यहां पे लिखा है हिमालयास, सेकंड इज इंडो बर्मा रीजन, थर्ड इज वेस्टर्न घाट्स, एंड द फोर्थ इज सुंडा लैंड। सुंडा लैंड जो है वो मेनली थाईलैंड इंडोनेशिया का जो पार्ट है उसे कहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो निकोबार आइलैंड्स है वो इस सुंडा लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो निकोबार आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए 1 एंड 2। मुंबई ने अपना खुद का बायोडाइवर्सिटी मैप जो है वो रिलीज किया है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। मुंबई इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इस मैप के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट कोड ऑन वेजेस 2019? फर्स्ट, it links minimum wages to be paid on state-wise basis with the skills of the employees and place of employment. Second, it subsumes 4 labor laws into it. And third, minimum wages are to be decided by the central government as labor is a subject of central list under 7th schedule. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड स्टेट वाइज बेसिस। मिनिमम वेजेस जो है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर नेशन वाइड डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मिनिमम वेजेस कौन से पे करने हैं मजदूरों को, तो ये नेशनल बेसिस पे डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये बेसिस जो है वो करेक्ट है कि एम्प्लॉइज की स्किल क्या है और कहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, इसके बेसिस पे ये डिक्लेयर होंगे, बट इट इज ऑन दी नेशन वाइड बेसिस, नॉट ऑन दी स्टेट वाइज। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इसके अंदर 4 लेबर लॉस को सबस्यूम किया गया है, सच एज मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इस टाइप के जो एक्ट है उनको इसके अंदर सबस्यूम किया गया है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, मिनिमम वेजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बट लेबर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट, अंडर दी 7th शेड्यूल। ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट नहीं है, मतलब इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं। तो थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा, आंसर इज सी 1 एंड 3। कोड ऑन वेजेस के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर अब रिसेंटली आपको पता है कि हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। 3 कोड्स को पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये चौथा कोड जो है, कोड ऑन वेजेस विच इज येट टू बी नोटिफाइड, इसके बारे में गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी सारे कमिटमेंट किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इट वुड एक्सपांड द कवरेज ऑफ वर्कर्स इन ऑल इंडस्ट्रीज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है कि जहां से ये साबित होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमिटमेंट दिया है वो शायद फुलफिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about मनरेगा, MGNREGA, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. First, the act reserves certain vacancies for the women. Second, it lacks in statutory backup to pay adequate wages to the agricultural laborers. Third, planning and implementation of this scheme is carried by Panchayati Raj institutions. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। और देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर 1/3 वैकेंसीज जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती है, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट टू दी रूरल वर्कर्स। तो इसके अंदर 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है उनको मिनिमम वेजेस पे करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम में कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं है, कोई लीगल बैकअप नहीं है। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर लेबर्स जो है उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उनको कितना पेमेंट मिलेगा ये ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है, राइट। सो इस स्कीम के अंदर ये प्रोविजन है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जितना मिनिमम वेज पे करना चाहिए वही पेमेंट एग्रीकल्चरल लेबर्स को भी दिया जाएगा। तो ये इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है। आप कह सकते हैं कि ये इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बेनिफिट दिया जाता है। दे आर गिवन दी टास्क ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज सी 1 and 3। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मनरेगा का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी मेंशन किया गया है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए पेमेंट जो है वो अलग से डिक्लेयर करते हैं, और इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने देखा कि ये प्रोविजन है कि मिनिमम वेजेस एक्ट में जितना पेमेंट है वो देना है। सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओवर द पेमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स। Question number 10. Which of the following country does not share boundary with the Baltic Sea? First, Belarus. Second, Finland. Third, Sweden. And fourth, Latvia. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, बेलारूस। मैप में आप देख सकते हैं कि बेलारूस इट इज अ लैंडलॉक कंट्री। बाल्टिक सी यहाँ पे है, तो स्वीडन बॉर्डर शेयर करता है, फिनलैंड भी है, एंड लेटविया इज ऑल्सो देयर। बाल्टिक नेशंस किसे कहते हैं? ये 3 कंट्री को कहते हैं, एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया। सो आवर आंसर इज ए, बेलारूस। बेलारूस के अंदर अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है इस वजह से ये कंट्री न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।